हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए हम लोग अपना सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है सॉल्यूशन के साथ में समझ रहे थे बच्चों। तो ये वीडियो इसी के पार्ट 2 की रहने वाली है, ठीक है। और ये पार्ट 2 की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका 13 अक्टूबर को इकोनॉमिक्स का मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है इसके लिए, ठीक है। तो बच्चों देखो, जिसने भी इस पेपर के पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है, आपको मैं बता दूं कि पार्ट 1 को जरूर देख लेना बच्चों, क्योंकि पार्ट 1 की वीडियो के अंदर हम अपना आधा जो पेपर है ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। आधा पेपर यानी कि खंड आज जो है आपका अर्थशास्त्र में सांख्यिकी 40 मार्क्स का, ये ऑलरेडी हम यहाँ पे डन कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब जो हमारी ये वीडियो है ये पार्ट 2 की है, जिसमें खंड बाद समझेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। इंग्लिश में कहें तो सेक्शन ए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पार्ट 1 के अंदर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में सेक्शन बी माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो हमारा पार्ट 2 है, ठीक है बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। और हाँ, अभी देखो ये हमारा पहला पेपर कंप्लीट हुआ है। अभी इसके अलावा हम आपको कम से भी कम 2 सैंपल पेपर और करवाएंगे, कम से भी कम 2 सैंपल पेपर और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो चिंता बिल्कुल भी मत करो, आपके एग्जाम की मिड टर्म की तैयारी में यहां से जो भी हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे, वो डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके मिड टर्म के एग्जाम में, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं, और तैयारी तो आपकी हो ही जाएगी, ठीक है। तो चलो बच्चों, मैं तैयार हूं एकदम फुल एनर्जी के साथ में आपके पार्ट 2 को समझाने के लिए। आर यू रेडी? जल्दी बोलो, रेडी हो? रेडी हो तो चलो शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन ए जो है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसको बहुत अच्छे से समझ लिया, और मैंने एक टारगेट दिया था आपको 500 लाइक का, और आपने उस पर न जाने 500 से कितने ज़्यादा लाइक कर दिए, ठीक है। तो आप सभी का उसके लिए धन्यवाद। अब हम चलेंगे अपने खंड नंबर बी की तरफ, ठीक है। अगर आपने देखा होगा बच्चों, हमारा जो पार्ट 1 वाला वीडियो है, तो उसमें बहुत बढ़िया तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करके समझा रखे, मैथमेटिक्स के भी। अब हम शुरू करेंगे बच्चों अपने अगले सेक्शन को, जो कि है खंड नंबर वा प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन नंबर बी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग 10 एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे भी इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है अपनी तरफ से जरूर करने की कोशिश करना, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो, ठीक है। मैं आपसे पूछता भी चलूंगा कि आपको समझ में आया या नहीं। देखो, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी भी देश में आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का क्या रीजन होता है, ठीक है। व्हाट इज द रीजन फॉर द इमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो किसी भी देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या क्यों आती है बच्चों? समस्या तभी आएगी ना जब आपके पास में आवश्यकता बहुत हो और संसाधन कम हो, यानी कि असीमित मानव आवश्यकताएं और सीमित संसाधन। यानी कि मानव की आवश्यकता है कम से कम मान लीजिए 10 संसाधन की, और आपके पास में मात्र जो है वो 8 ही संसाधन है। तो ऐसे में 2 संसाधन के लिए अतिरिक्त भार पड़ेगा इकोनॉमी पे। तो इसीलिए क्या होगा कि इकोनॉमी जो है उसमें प्रॉब्लम्स इमरजेंस होंगी, है ना। तो अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज इज द मेन रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में, वैसे तो आपको पेपर में वो मिलेगा नहीं, क्या बोलते हैं, अथवा मैंने इसलिए ले रखा है ताकि आपको एक क्वेश्चन और समझा सकूं, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण है, ठीक है। इसमें से जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसका उदाहरण है। बताओ फटाफट से। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, माइक्रो यानी कि छोटे स्तर पे, तो राष्ट्रीय आय ये तो बड़ा लेवल हो गया, तो ये भी नहीं होगा। आय और रोजगार ये भी एक बड़े लेवल पे अध्ययन होता है। कीमत स्तर ये भी बड़े लेवल पे है, लेकिन वस्तु की कीमत ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक एग्जांपल होगा बच्चों, ठीक है। अब इसी के अथवा में दूसरा वाला आ जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण। अब समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण क्या हो जाएगा इसमें से? देखो, व्यक्तिगत आय ये व्यष्टि का है, वस्तु की कीमत ये व्यष्टि का है, वस्तु की मांग ये भी व्यष्टि का है, लेकिन आय तथा रोजगार ये क्या है? ये समष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया बच्चों? अगर आपने ध्यान दिया होगा बच्चों, तो देखो, राष्ट्रीय आय, आय तथा रोजगार और कीमत स्तर ये क्या है? ये सभी हैं समष्टि अर्थशास्त्र के एग्जाम्पल, ठीक है। जबकि व्यक्तिगत आय,
वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग, ये सब किसके हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण। ठीक है, तो दोनों के एग्जांपल पता चल गए आपको। सेम इन्हीं क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो वो है प्राइस ऑफ आइटम। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ मैक्रो? तो वो है इनकम एंड डेवलपमेंट। अब इसी में से मैक्रो की अगर हम बात करें तो ए सी डी ये हो जाएंगे आपके। ठीक है, माइक्रो की अगर हम बात करें तो इसमें ए सी डी ये वाले हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप समझ सकते हो। ओके, चलिए अब एक बार फिर से एक और अथवा मैंने ले लिया है ताकि आपको एक और क्वेश्चन ज्यादा समझा सकूं, है ना। तो बस वही है, आप ना ध्यान से देखते चलो, समझते चलो। ओके, तो क्वेश्चन 20 क्या कहता है? पहला वाला, एक वस्तु की कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब, यानी कि किसी भी वस्तु की कुल उपयोगिता अधिकतम कब होगी? ठीक है, तो कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है बच्चों? जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, तब किसी भी वस्तु की कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। अथवा एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो एक वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो कैसी रहेगी? एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता मात्रा में वृद्धि होने पर सदैव घटती रहती है। क्या होगा? जैसे जैसे मात्रा में वृद्धि होगी वैसे वैसे ये घटती रहेगी। ठीक है, तो इसका भी डी है और इसका भी डी है। ओके बच्चों, सेम ही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में ऐसे रहेगा बच्चों। द टोटल यूटिलिटी ऑफ गुड इन मैक्सिमम when marginal utility is zero. Marginal utility of a good always decrease with increase in quantity. ठीक है, इस तरीके से। अब है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो पहला कथन हमसे यह कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम अर्थव्यवस्था के समग्र रूप को समझने की कोशिश करते हैं। तो समष्टि शास्त्र में हम अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही। कथन दूसरा क्या कहता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और यह व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? इसमें व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, यह व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। ठीक है, तो मुझे जहां तक इसका राइट आंसर लगता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, वो ए होना चाहिए कि इसमें दोनों ही बातें मेरे हिसाब से मुझे तो ठीक लग रही हैं। ठीक है, बाकी आपको क्या लगता है? 21 का आंसर आप अपनी तरफ से भी बताओ क्या हो सकता है इसका। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी एज ए होल, बट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स, इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आता है 22। इसमें हमें करना है मिलान। मिलान में एक तरफ क्या है? मदों की कॉलम है और उधर मतलब एक कॉलम ये है जिसमें मांग की कमी, विस्तार, वृद्धि, संकुचन है, और कॉलम 2 में है कि ये ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो भाई देखो मांग में कमी क्या दर्शाती है? तो मांग में कमी जो है ना, ये मांग वक्र दाईं ओर खिसकेगा, इसको दर्शाता है। ठीक है, तो पहले का मिल गया जी हमको सी वाला। उसके बाद फिर यहाँ पे ये तो खिसकाव हो गया। फिर मांग में विस्तार क्या दर्शाता है? नहीं, मांग में विस्तार छोड़ो, पहले मांग में वृद्धि समझो। मांग में वृद्धि क्या दर्शाता है? मांग में वृद्धि मांग वक्र का दाईं ओर खिसकाव दर्शाता है। अगर मांग वक्र में कमी होगी तो ये बाईं ओर खिसकेगा, अगर वृद्धि होगी तो ये दाईं ओर खिसकेगा। यानी कि तीसरे का मिल गया हमको बी वाला। ठीक है, अब है बच्चों मांग में विस्तार। तो मांग में विस्तार कब होगा? जब मांग वक्र नीचे की ओर चलन होगा, यानी कि दूसरे का मिल गया हमको ए। उसके बाद मांग में संकोचन कब होता है? जब मांग वक्र पर ऊपर की ओर चलन होता है, यानी कि चौथे का डी। जो चौथे का डी किसमें है? ये रहा देखो। तो पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का भी, चौथे का डी, यानी कि पहला वाला राइट आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलो सेम एक क्वेश्चन इंग्लिश में आ जाएगा इस प्रकार से। कॉलम ए और कॉलम बी यहाँ पे दे दिया गया है। पहले का जो है आपका ये सी वाला हो जाएगा, सेकंड का आपका जो है ए वाला हो जाएगा। ठीक है, एंड एक सेकंड आप ना ऐसे ऐसे समझ लो कि डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इसका ये कहाँ जाएगा? तो बेसिकली लिफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, एंड उसके बाद में इंक्रीज इन डिमांड, तो ये जाएगा आपका ऑप्शन बी से, शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द राइट। और उसके बाद एक्सपेंशन इन डिमांड, तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द डिमांड जाएगा।
एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, तो ये अपवर्ड मूवमेंट ऑन दी डिमांड कर्व इसकी तरफ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए वाला। ओके, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 23। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। देखो, एक वस्तु की मांग की कीमत लोच -2.5 है। ठीक है, क्या दिया गया है? एक वस्तु की मांग की कीमत लोच कितनी है? -2.5। वस्तु की ये जो कीमत है इसमें वृद्धि हो जाती है 20%। तो अब आप बताओ कि मांग की गई मात्रा में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो एक वस्तु की मांग की कीमत लोच कितनी है? 2.5। अब इस वस्तु की कीमत में कितनी वृद्धि हुई? 20%। तो कितनी प्रतिशत मात्रा बढ़ेगी बच्चों? 50% की कमी होगी। क्या होगा? 50% की कमी होगी। ठीक है, तो द प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड for a good in -2.5, the price of the item has increased by 20%. What will be change in quantity demand? तो there will be a reduction of 50%. ओके, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कहा गया है, आपको यहाँ पे ये देखना है कि सही मिलान चुनना है। ठीक है, तो सही मिलान देखो, साधन के घटते प्रतिफल तो टीपी गिरेगा नहीं, साधन के ऋणात्मक प्रतिफल टीपी घटती दर से बढ़ता है नहीं, बल्कि साधन के बढ़ते प्रतिफल ये टीपी जैसे बढ़ेगी वैसे बढ़ता है, तो यानी कि बी वाला करेक्ट है। ठीक है, सेम इसी को इंग्लिश में देख लेंगे, तो इंक्रीज रिटर्न्स टू द फैक्टर टीपी इंक्रीज एट इन इंक्रीजिंग रेट, ये वाला सही है आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रियलिटी से जुड़ा हुआ है, कि मान लीजिए एक जूते का निर्माता है। यदि जूते के निर्माता जितने लोग खरीदना चाहते हैं उससे अधिक तेजी से जूतों का उत्पादन करते हैं तो क्या होगा? यानी कि मार्केट में जूतों की मांग है मान लीजिए मात्र 100 जोड़ी। ठीक है, 100 जोड़ी यानी कि 200 जूतों की मांग है, लेकिन उसने जो है 200 जोड़ी बना लिए, यानी कि 400 जूते बना लिए। 200 जोड़ी यानी कि 400 जूते बना लिए। तो अब इससे क्या होगा कि जितना लोग खरीदना चाहते थे उससे अधिक तेजी से उसने जूतों का उत्पादन कर लिया। तो इससे क्या होगा? यह है अतिरिक्त एक सेकेंड, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि अतिरिक्त जो पूर्ति है वो होगी और साथ ही कीमत के गिरने की संभावना होगी। बेसिकली जब आपके पास में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली उसकी जो प्राइसिंग है वो ऑटोमेटिकली गिर जाती है। प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, ठीक है, मांग कम होगी, तो सिंपल सी बात है जो प्राइस है वो कम रहेगा, और मांग ज्यादा है प्रोडक्ट कम है तो उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। यही तो मार्केट का खेल होता है। इफ शूज मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस शूज फास्टर देन पीपल वांट टू बाय देम, तो ये क्या होगा? दिस विल बी एग्जिस्ट सप्लाई एंड प्राइस आर लाइकली टू फॉल। ओके, चलो अब है क्वेश्चन नंबर 26। जब कुल उत्पाद गिरता है तब सीमांत उत्पाद का व्यवहार क्या होगा? यानी कि when total product falls the behavior of marginal product will be, क्या होगा बच्चों? तो सिंपल सी बात है, जब टोटल प्रोडक्ट ही गिर रहा है तो हमारा जो सीमांत उत्पाद है वो ऋणात्मक में हो जाएगा, यानी कि मार्जिनल जो प्रोडक्ट है वो निगेटिविटी में आ जाएगा, है ना, निगेटिविटी में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 27, कथनों पे विचार करना है। तो अभिकथन ए हमसे ये कहता है कि एक उत्पादक तब संतुलन में होता है जब उसको प्राप्त होने वाले लाभ अधिकतम होते हैं। सही बात है, एक जो प्रोडक्शन वाला बंदा है वो संतुलन में तभी तो होगा ना जब उसको प्राप्त होने वाला लाभ अधिक हो, जितना वो प्रोडक्ट कर रहा है उससे ज्यादा हो। कारण जब सीमांत लागत सीमांत आगम बराबर होते हैं तब उत्पादक के लाभ अधिकतम होते हैं। यानी कि जो लागत लगा रहा है और जो उसका बेनिफिशियली हो रहा है, उसको बेनिफिट जो हो रहा है, अगर वो इक्वल है तो हाँ ये उसके लिए लाभदायक है। तो यानी कि ये तो सही हो गया, मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से इंग्लिश में असर्शन कहता है अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द प्रॉफिट्स ही रिसीव्स आर मैक्सिमम। रीजन व्हेन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर इक्वल द प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो तो अभी तक जो है ना हमने यहाँ पे टोटल अपने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं? टोटल 10 एमसीक्यू। वैसे तो देखा जाए 12 एमसीक्यू हो गए क्योंकि मैंने 2 तो आपको वो बता दिए ना अथवा लेके, है ना। तो आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से आपने कितने एकदम राइट आंसर दिए, ताकि आपको पता चले ना कि आपने भी कितनी तैयारी कर रखी थी और मुझे भी। चलो अब हमारे जो अगले 2 क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 और 29, ये होंगे 3-3 नंबर के। तो ध्यान से समझते हैं बच्चों। ठीक है, देखो क्वेश्चन 28 क्या कहता है? लागत किसे कहते हैं?
स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो पहले तो समझो लागत क्या होता है। देखो, स्पष्ट और अस्पष्ट लागतों तथा सामान्य लाभ के योग को लागत कहते हैं। लागत का मतलब क्या हो गया बच्चों? लागत बेसिकली दो तरीकों का योग होता है। कौन कौन सा? हमारी जो स्पष्ट लागत है, जो अस्पष्ट लागत है, एक तो ये हो गई, और एक सामान्य लाभ। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये लागत निकल के आएगी। अब कैसे होगा, क्या होगा, तो क्या नहीं, इसको ध्यान से देखो। जैसे कि स्पष्ट लागत क्या होती है बच्चों? स्पष्ट लागत वे मौद्रिक भुगतान होते हैं जो कि उत्पादक के द्वारा कारक व गैर कारक आगतों के प्रयोग के लिए किए जाते हैं, जिनका स्वामी उत्पादक स्वयं नहीं है। स्पष्ट लागतें कहलाती है। जैसे कि मजदूरी, वेतन का भुगतान, किराया, ब्याज, तो ये क्या है? ये है स्पष्ट लागतें, जिनका स्वामी उत्पादक स्वयं नहीं है, ये स्पष्ट लागतें कहलाती हैं। ओके, अब अस्पष्ट लागतें क्या होती हैं? तो अस्पष्ट लागतें उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक के द्वारा प्रयोग की जाने वाली निजी कारकों की अनुमानित लागत है, जिसमें सामान्य लाभ भी शामिल होता है। उदाहरण के लिए स्वयं का भूमिका लगान, जो टैक्स होता है, स्वयं की पूंजी पर ब्याज, जैसे आपने किसी को पैसे दिए उस पर ब्याज जो आया है, उसको बोलते हैं अस्पष्ट लागत। ठीक है, तो ये होता है स्पष्ट और अस्पष्ट लागत। बस हो गया आंसर आपका यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, चलो सेम इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। तो व्हाट इज द कॉस्ट? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिक्ट एंड इम्प्लिक्ट कॉस्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है कॉस्ट का? कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक्सप्लिक्ट कॉस्ट क्या होती है और इम्प्लिक्ट कॉस्ट क्या होती है, आप यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। इसमें से पता है जो केंद्रीय समस्याएं हैं ना आपकी, 3 केंद्रीय समस्याएं, उसमें से एक समस्या तो पेपर में पक्का आएगी, चाहे 3 नंबर में आए, 4 में आए, फिर 6 नंबर में आए। तो आपको ना मैं कल पेपर दूंगा, ठीक है, आपको एक सैंपल क्वेश्चन पेपर और करवाऊंगा कल, ठीक है, मतलब 14 तारीख को। तो उसमें ये जितनी भी आपकी केंद्रीय समस्याएं हैं, तीनों समस्याएं, इनको एक एक करके अच्छे से आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो कल के सैंपल पेपर की वीडियो सारे बच्चे जरूर देखना। चलो क्वेश्चन 29 देखो। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के रूप में क्या उत्पादन करें, इसकी समस्या की व्याख्या करो। यानी कि किसी भी देश में उसकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिकली, कि क्या उत्पादन किया जाए, इसकी समस्या को आपको बताना है। तो आओ बच्चों ध्यान से समझते हैं क्या उत्पादन करें इसकी समस्या को। वेट अ मिनट, देखो क्या उत्पादन करें इसकी समस्या। तो देखो, एक अर्थव्यवस्था अपने दिए हुए संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं के विभिन्न संभव मिश्रणों का उत्पादन कर सकती है। अर्थात किसी भी देश के पास में जो भी उसके पास में रिसोर्स है, जो भी संसाधन है, वो उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन कर सकती है। लेकिन समस्या यहां पे ये उत्पन्न आती है कि अर्थव्यवस्था इन सम्मिश्रणों में से किस सम्मिश्रण का चयन करे, यह वस्तुएं या सेवाओं के चयन की समस्या है। यानी कि हमारे पास में रिसोर्स हैं, ठीक है, हमारे पास में पूरे संसाधन कि हमें क्या उत्पादन करना है, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम किस टाइप की वस्तु का, किस टाइप की सर्विस को प्रोड्यूस करें। यह समस्या बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, यदि एक वस्तु का उत्पादन हमने अधिक कर लिया तो अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कम संसाधन बचेंगे, है ना। जो हमारे पास में रिसोर्सेस हैं, अगर हमने मार्केट की वैल्यूएशन अच्छे से नहीं की और हमने कुछ भी उत्पादन कर दिया, कोई भी चीज हमने प्रोड्यूस कर दी, कोई भी सेवा हमने ऑर्गेनाइज कर दी, बेसिकली नई निकाल दी, तो बाकी की अन्य सेवाओं के लिए तो हमारे पास रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं। तो क्या बेसिकली प्रोड्यूस किया जाए, वो समस्या बहुत बड़ी यहाँ पे बन जाती है। उसके अलावा अर्थव्यवस्था के समक्ष ये भी समस्या होती है कि किन किन वस्तुओं का उत्पादन कितनी कितनी मात्रा में किया जाए, क्योंकि संसाधन तो सीमित हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग भी संभव है ना। यानी कि पहले तो हमें डिसाइड करने में यही दिक्कत हो जाती है कि हम किस चीज का उत्पादन करें, वस्तु का या सेवा का। अब हम चलो उत्पादन कर भी रहे हैं तो हमें यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसकी कितनी कितनी मात्रा का उत्पादन करें, ठीक है, क्योंकि संसाधन तुम्हारे पास में सीमित है और अगर ज्यादा उपयोग कर लिया तो किसी और के लिए बचेगा नहीं फिर। तो क्या उत्पादन करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, जैसे हम सोचते हैं ना कि हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे पढ़ेंगे, कैसे नंबर लाएंगे, तो ये एक देश के हिसाब से हो जाता है। बस हो गया। ठीक है, चलिए सेम ही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस एज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो आप इन सभी पॉइंट्स को यहां से रीड आउट कर सकते हो बच्चों, मैंने आपको समझा दिया हिंदी में।
ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। तो यहाँ पे अगला जो हमारे 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30, 31 और 32, ये तीनों ही क्वेश्चन 4-4 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 30 क्या कहता है, औसत कुल लागत, औसत परिवर्ती लागत और औसत संबंधी लागत को एक ही वक्र पर प्रदर्शित कीजिए अथवा इनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो आपको औसत कुल लागत, औसत परिवर्ती लागत और औसत बंधी लागत, ठीक है ना, 3 लागतें हैं, कुल, परिवर्ती और बंधी। कौन कौन सी? कुल लागत, परिवर्ती लागत और बंधी लागत औसत में, ये आपको बतानी है एक वक्र पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे AC, AVC, AFC का योग होता है। ठीक है, क्या कहा गया है, देखो ये एक वक्र है जहां पे एक तरफ तो जो है ना ये कॉस्ट है, O और Y जो है क्या है, ये कॉस्ट है, और O और X ये प्रोड्यूशन है। ठीक है, प्रोडक्शन है बेसिकली। तो AC जो है बच्चों, ये आपका AC, ठीक है, ये AC, AVC, ठीक है ना, एक तो ये हो गया आपका AVC और AFC, ठीक है ना, ये तो इन सब का योग है बच्चों AC। ओके, उत्पादन वृद्धि से AC व ABC के अंदर जो अंतर है ये कम होने लगता है, किंतु AC व AFC के बीच में अंतर बढ़ता जाता है। जैसे कि उत्पादन अगर हम वृद्धि की बात करें, ठीक है, तो AC और ABC में अंतर कम होने लगता है। कैसे? देखो AC पहले यहां पे थी, ठीक है, और ABC यहां पे थी, अब धीरे धीरे करके ABC यहां तक पहुंची है ना, और AC अभी तक यहीं तक पहुंच पाई, तो इनके बीच में जो अंतर था उत्पादन वृद्धि का वो कम होने लगा। लेकिन अगर आप देखेंगे इस AC को और AFC को, तो इसमें जो उत्पादन के बीच का अंतर है देखो कितना ज्यादा बढ़ गया है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उत्पादन के बीच का अंतर बहुत बढ़ गया है। ओके, फिर तीसरा जाता है AC और ABC के बीच लंबवत दूरी AFC के कारण होती है। यानी कि अब ध्यान से देखना, AC और ABC के बीच ये जो है ना, AC और ABC के बीच में ये जो लंबवत दूरी है ना, ये किसकी वजह से हो रही है? AFC के कारण, इसकी वजह से। उसके अलावा AC और ABC कभी समान नहीं होते, क्योंकि AFC कभी शून्य नहीं होती। यानी कि AC जो है हमारा, ये कभी भी ABC के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जो AFC है ये शून्य ही नहीं होता। हालांकि ऋणात्मक में चला जाएगा या धनात्मक में रहेगा, लेकिन शून्य कभी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कभी समान नहीं हो सकते AC और ABC। तो औसत कुल लागत, परिवर्ती और बंधी लागत तीनों समझ गए, मैं आ गया अच्छे तरीके से। चलो अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं वो यहाँ पे पढ़ लीजिए। डिस्प्ले एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑन द सेम कर्व एंड द एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो यहाँ से पढ़ लीजिए, सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर जो 31 है बच्चों, ये बेसिकली थोड़ा मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, इसलिए ध्यान से देखना। ठीक है, देखो एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं X और Y का उपभोग करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक कंज्यूमर हैं, ठीक है, आपने 2 वस्तुएं X और Y का उपभोग किया, ठीक है, जिनकी कीमत क्रमशः 4 रुपए है और एक की है 5 रुपए प्रति इकाई, यानी कि एक की वैल्यू 4 है, एक की वैल्यू 5 है। यदि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं का एक ऐसा संयोग चुने जिसमें X की सीमांत उपयोगिता 5 हो और Y की सीमांत उपयोगिता 4 हो, यानी कि संयोग चुनेगा ऐसा जिसमें X की सीमांत उपयोगिता तो 5 होगी लेकिन Y की होगी 4, तो क्या उपभोक्ता संतुलन में है? अगर है तो भी कारण दो, नहीं है तो भी कारण दो। ठीक है, ऐसी स्थिति में एक विवेकी उपभोक्ता क्या करेगा? उपभोक्ता विश्लेषण की व्याख्या कीजिए। अब ध्यान से देखो, सबसे पहली बात हमें क्या दिया गया है? हमें Px = 4 दिया गया है और Py = 5 दिया गया है। ठीक है, और इसमें हमारा जो MUX है यानी कि सीमांत उपयोगिता वो कितनी है? 5, और MUY ये कितनी है? 4 है। ठीक है, MUX तो कितनी हो गई हमारी? 5 और MUY 4 हो गई। तो एक उपभोक्ता MUX बटे में PX और MUY बटे में PY होने पर संतुलन में होगा। तो मूल्यों को प्रतिस्थापित करने पर हमें क्या मिलेगा? 5/4, ठीक है, और MUY 4/5, या फिर कह लीजिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें जो MUX प्रति रुपए MU की इकाई सीमांत उपयोगिता से ज्यादा है, इसीलिए
जो उपभोक्ता है वो संतुलन में नहीं होगा। तो समझ गए, उपभोक्ता संतुलन में नहीं है। इसके अलावा उपभोक्ता एक्स वस्तु की अधिक और वाई वस्तु की कम इकाइयां खरीदेगा, इसीलिए MUX कम होगा और MUY बढ़ेगा, जब तक कि MUX PX और MUY इक्वल टू PY बराबर नहीं हो जाता। यानी कि उपभोक्ता एक्स वस्तु की, जो एक्स वस्तु है ये अधिक इकाइयां खरीद लेगा लेकिन वाई की कम खरीद पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे समझाना था। बस हो गया आंसर आपका यहाँ पे। अब सेम ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि एज ए कंज्यूमर, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। बाकी इसका आंसर इंग्लिश मीडियम में मैं ऐड करना एक्चुअली भूल गया। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा अगली बार से ऐसी मिस्टेक ना हो। चलो 4 नंबर का आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद 6 नंबर के हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन 32 क्या कहता है, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। यानी कि मांग की जो कीमत लोच है इसको प्रभावित करने वाले 4 कारकों की व्याख्या करो। देखते हैं भाई, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला बच्चों वस्तु की कीमत, अर्थात अनिवार्य वस्तुएं जैसे कि हमारे घरों में उपयोग होने वाली नमक हो गए या फिर जीवन रक्षक दवाइयां हो गई, इन सभी की जो मांग है वो बेलोचदार होती है और विलासिता की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। वस्तु की प्रकृति जैसे कि नमक है, जीवन रक्षक दवाइयां हैं, तो ये क्या है, ये व्यक्ति के लिए जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इनकी मांग हमेशा बहुत रहती है। ठीक है, अब विलासिता की वस्तुएं हैं जैसे कि मान लीजिए सोना है, चांदी है, इनकी मांग क्या होती है, बहुत ही कम यानी कि लोचदार। तो मांग की जो कीमत लोच है ये वस्तु की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि वो कैसी है। ठीक है, अगर उसकी मांग बेलोचदार होगी तो सिंपल सी बात है कीमत लोच प्रभावित होगी, और अगर उसकी मांग लोचदार है तो ही दिक्कत होगी क्योंकि वस्तु की जो मांग है वो तो कम है, यही चीज है। सेकंड है प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। इसका मतलब क्या है, ऐसी वस्तुएं जिनके निकटतम प्रतिस्थापन उपलब्ध होते हैं उनकी मांग अधिक लोचदार होती है, तथा जिन वस्तुओं के प्रतिस्थापन नहीं होते उनकी मांग अपेक्षाकृत बेलोचदार होती है। आप इसे ऐसे समझ लो जैसे कि आपके यहाँ पे कोई बाजार लगता हुआ है, ठीक है, कोई मार्केट लगता है, उस मार्केट में आसपास के जो खेत होते हैं, ठीक है, उसी के जो किसान है ना वो सब्जी लेके आते हैं अपने खेतों से और वो बेचते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो उसके प्रोडक्ट के जो प्रतिस्थापन है, जो उद्योग टाइप है खेत के लिए, वो एकदम पास में है, तो क्या होगा, इसकी जो मांग है वो कैसी होगी, लोचदार होगी, है ना, क्योंकि पास में है तो एकदम कम प्राइस में बिक जाएगा। लेकिन क्या हो कि यहाँ पे कोई खेत ही नहीं है और कम से कम मान लो 10 किलोमीटर की दूरी से, 50 किलोमीटर की दूरी से जो बाजार लगाने वाले हैं वो यहाँ पे आते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे वो अपना परिवहन का खर्चा भी निकालेंगे, समय जो बर्बाद हुआ उसका भी खर्चा निकालेंगे, तो इससे क्या होगा, जो मांग है वो बेलोचदार हो जाएगी, है ना, और महंगा भी प्रोडक्ट बिचेगा। तो प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि आप जहां रहते हो वहां पे एक जीन्स की फैक्ट्री है, ठीक है, वहां पे एक जीन्स की फैक्ट्री है, तो आपको आसानी से जीन्स जो है वो 100, 150, 200, 500 में मिल जाएगी। लेकिन क्या हो, जीन्स की फैक्ट्री ही ना हो वहां पे आसपास में 10-15 किलोमीटर में, और वो दुकान वाले कहीं और से खरीद के लेके आए, तो आपको जीन्स 100-500 में मिलेगी नहीं, 1000, 15, 2000 तक में मिलेगी फिर वो। तो यही दर्शाता है प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। अगला पॉइंट, वस्तुओं के विविध उपयोग। जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। उदाहरण के लिए बिजली की विभिन्न उपयोग। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, पॉइंट 3 को ना दोबारा पढ़ो। जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। जैसे कि बिजली है, अब बिजली का उपयोग तो हर एक टाइप में होता है, हमारे जीवन जीने के लिए बिजली तो जरूरी है। आप जिस फोन से ये वीडियो देख रहे हो उसके इंटरनेट चलाने के लिए, उसके बैटरी चार्जिंग के लिए भाई बिजली तो जरूरी है ही ना। तो वस्तु के विभिन्न प्रकार के प्रयोग भी डिपेंड करते हैं कि मांग बेलोचदार होगी या लोचदार होगी। उसके बाद है उपभोक्ता की आदत। उपभोक्ता को जिन वस्तुओं के उपभोग करने की आदत पड़ जाती है उनकी मांग बेलोचदार हो जाती है, जैसे कि शराब या फिर सिगरेट। एक छोटा सा एग्जांपल अभी के टाइम पे ये देख लो कि अभी जब सिम के रिचार्ज बढ़े थे, ठीक है, तो नॉर्मली रिचार्ज पहले 299 का, ठीक है, या फिर 249 का था या फिर 239 का था, लेकिन
अब यही रिचार्ज बढ़ के कितने हो गए हैं, कोई 499 का हो गया है, ठीक है, जो 239 का था अब ये 299 का हो चुका है, किसी पे 100 बढ़ गया, किसी पे 150 से। तो अब यहाँ पे क्या है, हमें आदत पड़ चुकी है रिचार्ज करवाने की, नहीं करवाएंगे तो बहुत दिक्कतें आएंगी। तो अब क्या होगा, हम ये बढ़े हुए रिचार्ज भी करवाएंगे, तो इससे मांग हो रही है बेलोचदार, ठीक है। शराब हो गई, सिगरेट हो गई, इसकी मांग बेलोचदार हो रही है, जिसकी हमें आदत पड़ जाती है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। तो मांग की कीमत जो कीमत लोच है, इसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं समझिए ना, वस्तु की प्रकृति, प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता, वस्तु के विविध प्रयोग और उपभोक्ता की आदत, ठीक है। तो 4 नंबर के जो 3 क्वेश्चन थे ये मैंने समझा दिए। 1 मिनट इंग्लिश में देखो पहले कि एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। तो नेचर ऑफ गुड, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, डाइवर्स इज यूज ऑफ ए गुड, कंज्यूमर हैबिट। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारे 6 नंबर के हैं, ठीक है। दरअसल देखो आपके जो है ना क्वेश्चन नंबर 33 और 34, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के नाम लिखिए और क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है, इस समस्या का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो पहली समस्या है बच्चों, क्या उत्पादन किया जाए, यानी कि वस्तुओं के चयन की समस्या, ठीक है। इकोनॉमिकली कोई देश सबसे पहले ये प्रॉब्लम फेस करता है कि क्या उत्पादन करे, यानी कि वस्तु चयन करना। सेकंड है, चलो उसने देख लिया कि हमें वस्तु उत्पादित करनी है या फिर कोई सर्विस यानी कि सेवा, फिर कैसे उत्पादन किया जाए, यानी कि किस तकनीक के माध्यम से उसको हम प्रोड्यूस करेंगे। फिर तीसरी आती है, तकनीक भी मिल गई, अब ये आता है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, वस्तुओं तथा आय के वितरण की समस्या भी इसमें आ जाती है। अब हमें बताना है क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है, इसकी समस्या को। वैसे तो 3 नंबर में मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं, अब इसको थोड़ा और ढंग से समझ लो, ठीक है। क्या उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है, इसके बारे में ध्यान से देखना। देखो प्रत्येक समाज को यह तय करना होता है कि वह किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा और कितनी मात्रा में करेगा, ठीक है। तो प्रत्येक जो भी समाज होता है उसे यह तय करना पड़ता है कि उससे किन वस्तुओं का और किन सेवाओं का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है। उसके बाद जो भी हम वस्तु या फिर उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बुनियादी जरूरतें क्या है, जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास, इन सभी का उत्पादन करना है, या फिर जो विलासिता के सामान का उत्पादन है, सोना चांदी, उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं, बड़ी बड़ी महंगी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनका हमें उत्पादन करना है, या फिर जो बुनियादी जरूरतें हैं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, इनका। उसके बाद कृषि के समान उत्पादन अधिक हो या औद्योगिक उत्पाद अधिक हो, यानी कि हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो कृषि के सामान के उत्पादन के लिए ज्यादा हो या फिर औद्योगिक उत्पादन के लिए ज्यादा हो, तो ये समस्या आ जाती है। चौथा, शिक्षा और स्वास्थ्य में अधिक संसाधनों का उपयोग किया जाए या फिर जो सैन्य सेवा के निर्माण के अधिक संसाधन है इनका उपयोग किया जाए, यानी कि हम जो प्रोडक्शन करेंगे उसको हम शिक्षा स्वास्थ्य में अधिक संसाधनों का उपयोग करें या फिर सैन्य सेवा के निर्माण में ज्यादा उपयोग करें, ये भी समस्या होती है। उसके बाद शिक्षा में भी बुनियादी शिक्षा पे अधिक खर्चा करें या फिर उच्च शिक्षा पे अधिक खर्चा करें। उसके अलावा उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा हो या फिर पूंजीगत वस्तुओं का, जैसे कि मशीन, यानी कि हम उन वस्तुओं का प्रोडक्शन ज्यादा करें जो कि कंज्यूमर के उपभोग के लिए हो या फिर जिससे हमें पूंजी प्राप्त हो, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करें। तो क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है, एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। अब जो कल वाला एक सैंपल पेपर होगा ना बच्चों, उसमें आपको मैं ये 2 बाकी की आपकी जो समस्या है इसके बाद में डीपली एक केस स्टडी के अकॉर्डिंग आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है, अगली वीडियो में जो पार्ट 2 मतलब पेपर 2 की वीडियो रहेगी। ओके, चलिए सेम इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। नेम द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी एंड व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले बच्चों व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड फॉर whom should be produced, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और इनकम।
अब इसी में एक प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, तो इसके बारे में ये सभी पॉइंट दिए गए, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो 6 नंबर का एक आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो वीडियो के एंड में ना आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा सपोर्टिंग मटेरियल से, ठीक है, आप उनकी तैयारी कर लेना, पेपर के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलो तो क्वेश्चन 34 कहता है अनादिमान वक्र किसे कहते हैं, अनादिमान वक्र की विशेषताएं लिखिए 6 नंबर में। तो पहले तो समझो अनादिमान वक्र के बारे में। देखो अनादिमान वक्र, अनादिमान वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान स्तर की उपयोगिता अथवा संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है, अनादिमान वक्र क्या होते हैं, ये बेसिकली दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिन संयोगों में उपभोक्ता को समान स्तर की उपयोगिता या फिर संतुष्टि मिलती हो। ठीक है, अब इसकी कई विशेषताएं हैं, तो कई विशेषताओं में तो बहुत सारी हैं, अब कौन कौन सी हैं तो ध्यान से इसको समझो। देखो पहली विशेषता है अनादिमान वक्र ऋणात्मक ढलान वाले होते हैं, यानी कि जो अनादिमान वक्र हैं ये ऋणात्मक ढलान वाले होते हैं, क्योंकि एक वस्तु की इकाइयों की अधिकतम मात्रा उपभोग बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग किया जाए ताकि संतुष्टि स्तर समान हो। अर्थात अनादिमान वक्र ऋणात्मक में कब आता है, ये तब आता है बच्चों जब किसी एक वस्तु की इकाइयों की अधिकतम मात्रा का उपयोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग कर दिया जाए ताकि संतुष्टि स्तर समान हो। सेकंड, अनादिमान वक्र मूल वक्र की ओर उन्नतोदार होता है। अब ये कब होता है बच्चों, ये तब होता है जब सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है, अर्थात उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग घटती दर पर करने के लिए तैयार होता है, तब ऐसा होता है। और सबसे आखिरी, अनादिमान वक्र ना तो कभी एक दूसरे को छूते हैं और ना ही काटते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो अनादिमान वक्र संतुष्टि के दो अलग अलग स्तरों को प्रदर्शित करते हैं। ये एक दूसरे के काटे तो कटाव बिंदु पर संतुष्टि का स्तर समान होगा, जो कि संभव ही नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अनादिमान वक्र में ये कभी भी जो है ना एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। ठीक है, संतुष्टि स्तर कभी समान होता ही नहीं है। ओके, तो ये थी आपकी तीसरी पॉइंट। उसके आगे अब एक आखिरी पॉइंट है बच्चों हमारा कि ऊंचा अनादिमान वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को प्रकट करता है, अर्थात जब अनादिमान वक्र ऊंचा होगा तो संतुष्टि का स्तर भी ऊंचा होगा। यह उपभोक्ता के एक दिष्ट अधिमान के कारण होता है, अर्थात उच्च अनादिमान वक्र दो वस्तुओं के उन बंडलों को दिखाता है जिस पर निम्न अनादिमान वक्र की तुलना में एक वस्तु की मात्रा अधिक और दूसरी की कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अनादिमान वक्र के बारे में ये चीज है। तो क्या है ये, इसकी क्या क्या विशेषता है, ये समझ गए। अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लो यहां से कि व्हाट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, ठीक है, और इसके बारे में आपके जो मेनली 4 पॉइंट्स हैं उसे आप इजीली यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, देख सकते हैं ये चारों के चारों जो पॉइंट हैं वो यहाँ पे दे दिए गए। सबसे पहला है इंडिफरेंस कर्व negatively sloped. The indifference curve is upward moving towards the origin. Indifference curve never touch or intersect each other. A higher indifference curve indicates a higher level of satisfaction. ठीक है, तो देखो आपको मैंने यहाँ पे जो है ना इंग्लिश में भी अच्छे तरीके से दिखा दिया कि किस किस हिसाब से आपके ये रहने वाले हैं। ओके, तो अब आपको मैं लेके चलता हूं बच्चों जो सपोर्टिंग मटेरियल है उसकी तरफ। ठीक है, क्योंकि अब आपको ना मैं सपोर्टिंग मटेरियल से कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं, 2-4 ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा जिससे आप ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सपोर्टिंग मटेरियल की तरफ। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो आपका पहला जो चैप्टर है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, इसमें आप अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ये सारे पॉइंट आते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके सकारात्मक आदर्शात्मक क्या होती हैं, इसकी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। ठीक है, उत्पादन संभावना सीमा क्या होती है, अवसर लागत हो गई, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, अब एक एक करके आप इनको अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हो।
जैसे कि पहला पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। और उसके बाद जो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र ये क्या होता है इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के मुख्य कारण क्या होते हैं ये पता होने चाहिए, तो ये मुख्य कारण है। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों इस तरीके से आप सभी ने मेरे साथ मिलके 11th क्लास के अपने इकोनॉमिक्स के मिड टर्म के एग्जाम के लिए आपका जो पहला वाला पेपर है इसके पार्ट 2 को भी समझ लिया है। जिस भी बच्चे ने पार्ट 1 की वीडियो ना देखी हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, तो जाके जरूर से देख लेना, ठीक है बच्चों। तो चलो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि हम आपको ये जो सैंपल पेपर करवा रहे हैं सॉल्यूशन के साथ में, आपको आपके एग्जाम में इससे कितनी हेल्प मिल रही है, आपकी जो प्रिपरेशन है क्या वो इनसे अच्छी हो रही है, एक बार फीडबैक जरूर देना अपना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे सैंपल पेपर नंबर 2 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए, अपना जो रिवीजन है वो भी करते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, पेपर 2 में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।